अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लिसनर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, जहां आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये खौफनाक वाक़या हुआ, वो वाक़या हुआ, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और ऐसी चीज़ें सिर्फ किस्से और कहानियों में ही होती हैं। और हमारी कहानी का मरकज़ी किरदार भी यही समझता था और ऐसे वाक़यात का मजाक उड़ाया करता था। सन 2023 जैसा कि अपने अख्ताम पर है और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, फिर भी बहुत से लोग आज भी कहीं ना कहीं किसी डरावने वाक़ये से खौफज़दा नजर आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि जैसे हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, इसी तरह वो भी बहुत से मखलूक़ात इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो वो मखलूक़ात हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि चरिंद परिंद वगैरह, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसा कि चुड़ैल, छलावा, जिन्नात, बदरू वगैरह, जो ज़्यादातर वीरान जगहों पर, खाली जगहों पर, इसके अलावा पुराने दरख्तों पर, गंदी जगहों पर अक्सर पाए जाते हैं। और जिस जगह पर 40 दिन तक सूरज की रोशनी ना पड़े और लाइट ना जले, तो ये चीज़ें वहाँ बसेरा कर लेती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वीरानी और अंधेरा ज़्यादा पसंद होता है, ताकि इनका किसी भी इंसान से सामना ना हो। और जब हमारा इनसे सामना होता है तो इनको भी बहुत ही बुरा लगता है, जितना कि अगर हमारी जगह पर कोई कब्जा कर ले तो हमें बुरा लगता है। इसी वजह से ये हमें वहाँ से डरा कर भगाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उनकी जगहों को छोड़कर वापस चले जाएं और वो अपना बसेरा कायम रखें। लिसनर, इसी तरह की बहुत से मखलूक़ात होती हैं जिनको हम नहीं देख पाते। ऐसी ही आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि इस वाक़ये से पहले जब भी मेरा कोई दोस्त मुझे इन चीज़ों के बारे में बताता तो मैं उसका बहुत मजाक उड़ाया करता था और मैं उसको कहता कि तुम बहुत ही डरपोक हो। और फिर एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया और 9 से 12 का शो देखा और सब दोस्त सिनेमा से बाहर आए और अपने घरों को चलने लगे। दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी, सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी और धुंध इतनी शदीद थी कि हद निगाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। इसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ दूर ही गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, क्यों ना हम लोग रेस करते हैं, मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुंचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा, तो चलो फिर आज देख लेते हैं किसमें कितना है दम। ये कहकर सब ने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज कर दी और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम से जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर दी, क्योंकि मैं सर्दी से कांपने लग गया था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही इस सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था और मैं बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था और बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती और उसके बाद फिर सड़क वीरान हो जाती। मैं चुपचाप बस चलता जा रहा था और ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरे बाइक की आवाज़ और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाकर रुक गया। ये एक शॉर्टकट रास्ता था, इसका नाम ठंडी सड़क था और ये इस सड़क का नया नाम था, जबकि ये सड़क उस वक्त बांसों वाली सड़क के नाम से मशहूर थी, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में
बांसों के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और दोनों अतराफ के दरख्त इस तरह इस सड़क पर झुके हुए थे कि जैसे इस सड़क पर किसी बांसों की छत डाली हुई हो। और सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही इस सड़क पर पड़ती थी। बस यूं समझ लो कि ये सड़क एक बहुत बड़ी सुरंग की तरह थी जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं बांसों वाली सड़क से जाऊं तो जल्दी ही अपने दोस्तों तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने जाना तो धर्मपुरा ही है और वो सीधा माल रोड की तरफ से धर्मपुरा जाएंगे और मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था, क्योंकि ये सड़क पहले ही अजीबोगरीब वाकयात से बहुत बदनाम थी और बहुत से लोगों से मैंने इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीजों का बसेरा है और उनका ये भी कहना था कि जो भी रात 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरता है उसके साथ जरूर कुछ अनहोनी हो जाती है। और काफी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुजरते, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगल नुमा झाड़ियां बांस के दरख्त ही थे। बस कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना सा कॉलेज था, पर इस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड पर था, यानी इस सड़क पर सिर्फ कॉलेज की दीवारें ही थी और रात 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। जबकि मैं तो तकरीबन 1 बजे के करीब इस सड़क पर खड़ा था। फिर मैंने सोचा, यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसी ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नजदीक ये सिर्फ अफवाहें ही होती हैं। ये सोचकर मैं इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज्यादा थी, बस बाइक की लाइट में ही थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसा लगा कि सड़क के बाईं तरफ कोई सफेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा आगे गया। बाइक की लाइट उसकी तरफ की तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत दिलकश सफेद लिबास पहने एक औरत खड़ी थी। उसके काले घुंघराले लंबे लंबे बाल थे जो कि उसने खुले छोड़े हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत था। उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर घर से ताल्लुक रखती है। और फिर मैंने सोचा कि यार रात का 1 बज रहा है और ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है। मैं बहुत धीरे धीरे ये सब सोचता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था और जब उसके और मेरे बीच से 10 कदम का फासला रह गया था तो मैंने बाइक सड़क के दाएं तरफ कर ली। वो सड़क के बाएं तरफ खड़ी थी और मैंने सोचा कि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगा तो मुझे भागने में आसानी रहेगी। इस वजह से मैंने बाइक को स्टार्ट ही रखा और दूर से ही बाइक पर बैठे हुए उसको पूछा कि कौन हो तुम। उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। मैंने सोचा शायद इसको मेरी आवाज सुनाई न दी। मैंने 4 कदम बाइक और आगे कर सर थोड़ा ऊंचा कर ऊंची आवाज में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसने फिर से कोई जवाब न दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये जो मुझे जवाब नहीं दे रही इसका मतलब जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसके साथ मैं इधर उधर देख रहा था कि कहीं उसके साथ कोई साथी तो नहीं है। आखिरी बार ऊंची आवाज में कहा, देखो अगर तुमने अब भी जवाब ना दिया तो मैं फिर जाने लगा हूँ। तो उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। मैं अपने शौहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी से वापस आ रही थी कि अचानक से हमारी बाइक पंचर हो गई और हम पैदल चल रहे थे तो मैं थक गई और मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी ही कहीं से पंचर लगवा कर लाता हूँ। और मैं तब से यहीं खड़ी हूँ और मेरा शौहर अभी तक लौट कर नहीं आया और इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर डाकू मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैं बाइक से उतरकर उसकी तरफ गया और मैंने कहा, देखें आप रोए मत,
मुझे ये बताएं कि आपका शौहर किस तरफ गया है। तो उस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उधर गए हैं। तो मैंने इस औरत से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको धर्मपुरा उतार दूंगा, फिर आप उधर से अपने घर चले जाना, क्योंकि धर्मपुरा में इस टाइम पे रिक्शा मिल जाता है और वैसे भी धर्मपुरा ही जा रहा हूँ मैं। इस औरत ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बस रिक्शा तक ले जाएं, मैं खुद ही आगे चली जाऊंगी। मैं वापस बाइक की तरफ गया और बाइक स्टार्ट करके उसके पास ले गया और वो बाइक पर बैठ गई और हम वहां से चल पड़े। और अचानक से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी और मैं बहुत कांपने लगा। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है और ऐसे में उससे दोस्ती करने का मौका भी मिल जाएगा और हो सकता है ये बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो मैंने सोचा कि इससे कोई ना कोई बात कर लेनी चाहिए। मैंने उसको अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, अपना नाम, जगह और फिल्म वाले के बारे में, लेकिन वो खामोशी से बैठी मेरी बातें सुनती रही और उसने मुझसे कोई बात ही ना की। अब मैं सोच रहा था कि शायद उसने मुझे कोई घास नहीं डालनी, तो मैं कुछ देर के लिए वापस चुप हो गया और खामोशी से बाइक चलाता रहा। और थोड़ी देर के बाद मैंने उससे पूछा कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहती हैं, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। मैं आगे देखते हुए उससे इधर उधर की बातें करता रहा, पर उसने मुझे फिर से कोई बात ना की। अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि लगता है ये अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड कर रही है और मुझे नजरअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन कुछ तो बात है। मुझे लगता है कि मैं खुद से बातें करता जा रहा हूँ, अब आप भी कुछ बोलो। तभी किसी ने मुझे खौफनाक आवाज में गुस्से से कहा, चुपचाप आगे देख कर चलो, वरना बहुत पछताओगे। मैं चौंक गया और अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्जाम न लगा दे। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक तेज कर ली, पर वो सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी और जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैंने उसको चौथे गियर में फुल तेज चला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। और ये सब देखकर मैं अब पूरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी आधी सड़क पर भी नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे से जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही कोई तेजी से सांस ले रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। अब मैं कुछ समझ गया कि मेरे साथ कोई औरत नहीं बल्कि कुछ और ही है। इतने में उस औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और अचानक से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए जब अपने कंधे पर नजर डाली तो मुझे अजीब सा बड़े बड़े नोकीले नाखून वाला काला सा हाथ दिखाई दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा और मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज आने लगी। वो हंसी ऐसी थी कि उसके आगे मेरी बाइक की आवाज भी दब गई और बाइक जैसे किसी जगह में फंस गई थी। उसके टायर तो घूम रहे थे पर बाइक एक ही जगह खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे दूसरे कंधे पर अपना मुंह रख दिया। मैं डर से थर थर कांपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज आई। मैंने कांपते हुए गर्दन से पीछे देखा तो मेरे साथ ही बहुत ही भयानक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। उसकी शक्ल पूरी तरह काली, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें थी जो रात में लाइट की तरह रोशन थी। उसने एक हाथ मेरी गर्दन पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से एक दरख्त को पकड़ा हुआ था जो काफी दूर था और शायद इसी वजह से बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये सब देखकर मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया
میں اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی اور اچانک سے بائک فل اسپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5-6 منٹ میں ہی دھرم پورہ کے چوک پر جا پہنچا اور بنا رکے ہی اپنے گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے اس دن مجھے فوراً سے بہت زیادہ تیز بخار ہو گیا اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ یہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہوتی۔ دوستو اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔